जुकरबर्ग की माफी या भारत के डिजिटल बाजार की ताकत। 2 दिन से एक खबर खूब प्रचारित की जा रही है। मार्क जुकरबर्ग ने भारत सरकार से माफी मांग ली और हमेशा की तरह इस खबर के साथ एक और कहानी मुफ्त में परोसी जा रही है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महाबली सरकार के सामने दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी मेटा भी झुक गई। मानो जैसे वॉशिंगटन, सिलिकॉन वैली और दुनिया की तमाम टेक कंपनियां एक तरफ हों और नरेंद्र मोदी की सरकार दूसरी तरफ और बेचारा जुकरबर्ग हाथ जोड़कर खड़ा हो। लेकिन ठहरिए जरा, घटना हुई जरूर है, मगर कहानी जितनी बनाई जा रही है सच्चाई उतनी सीधी नहीं है। जुलाई के आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो फेसबुक पर कुछ समय के लिए प्रतिबंधित या सीमित हो गया। मेटा ने इसे गलती बताया और कहा कि कंटेंट गलती से हटाया गया था और बाद में बहाल कर दिया गया। इसके बाद मामला संसद की इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी संबंधी स्थायी समिति के पास पहुंचा। समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने मांग की मेटा के संस्थापक और सीईओ मार्क जुकरबर्ग खुद माफी मांगे और यहां तक कहा गया कि जरूरत पड़ी तो कंपनी की सेफ हार्बर प्रोटेक्शन पर भी सवाल उठ सकता है। फिर सरकार और मेटा के सीनियर ऑफिसर्स के बीच बातचीत हुई और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। रिपोर्टों के अनुसार मेटा की ओर से प्रधानमंत्री के वीडियो को लेकर खेद व्यक्त किया गया और जुकरबर्ग की ओर से भी माफी मांगी गई। लेकिन यह बात अलग है कि जुकरबर्ग किसी सार्वजनिक मंच पर माफी मांगते हुए दिखाई नहीं दिए और न ही भारत की संसद के सामने खड़े होकर सर झुकाकर कोई विस्तृत व्यक्तिगत माफीनामा पढ़ते दिखाई दिए। इसलिए इसे प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत महाबली छवि का प्रमाण बनाना पत्रकारिता नहीं, शुद्ध प्रचार है। क्योंकि सवाल यह है कि मेटा भारत के सामने झुकी क्यों? जवाब बहुत साधारण है, पैसा, बाजार और भविष्य। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चलाने वाली मेटा के लिए भारत दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण डिजिटल बाजारों में एक है। भारत में इन प्लेटफॉर्म्स का उपयोग असाधारण पैमाने पर होता है और यही कारण है कि भारत सिर्फ आज की कमाई का बाजार नहीं, बल्कि आने वाले डिजिटल विज्ञापन और इंटरनेट कारोबार का विशाल भविष्य है। यानी यह मत समझिए कि जुकरबर्ग को अचानक भारत की ताकत का आध्यात्मिक ज्ञान हो गया। यहाँ बाजार बड़ी ताकत है और बाजार की ताकत के सामने दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियां भी बहुत व्यवहारिक हो जाती हैं। फिर भारत सरकार के पास भी दबाव के औजार हैं, नोटिस, कानूनी कार्रवाई, नियामकीय जांच और सबसे महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म को मिलने वाली कानूनी सुरक्षा यानी सेफ हार्बर पर सवाल। भारत में मेटा पहले ही नियामकीय दबाव का सामना कर चुकी है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2024 में व्हाट्सएप और मेटा के खिलाफ प्रतिस्पर्धा संबंधी कार्रवाई की थी। बाद में अपीलीय स्तर पर उस आदेश के कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों में बदलाव भी हुआ। तो फिर सवाल यह नहीं कि मोदी से जुकरबर्ग डर गए या नहीं, सवाल यह है कि भारत इतना बड़ा बाजार है कि मेटा सरकार से टकराव का जोखिम नहीं लेना चाहती और यहां से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। क्योंकि भारत में मेटा से सिर्फ प्रधानमंत्री के वीडियो का जवाब नहीं मांगा गया, बात हुई बाल एवं शोषण सामग्री की, डीप फेक की, बॉट्स की, आपत्तिजनक विज्ञापनों की और प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा की। मेटा ने इन सभी मुद्दों पर भी सरकार के साथ बातचीत की और अपनी प्रणालियों में सुधार की बात कही। तो अगर सरकार मेटा से जवाब मांग रही है तो यह अच्छी बात है, लेकिन क्या जवाबदेही सिर्फ प्रधानमंत्री के वीडियो से शुरू होकर प्रधानमंत्री के वीडियो पर खत्म होगी? यही असली सवाल है। क्योंकि दुनिया में मेटा के सामने सिर्फ माफी मांगने की नौबत नहीं आई है। अमेरिका में फेसबुक को डेटा और निजता विवादों के बाद $5 अरब का FTC दंड झेलना पड़ा था। सिर्फ पैसा नहीं, कंपनी के प्राइवेसी, गवर्नेंस और सीईओ की जवाबदेही तक में बड़े बदलाव लागू किए गए। और वहीं ब्रिटेन में मामला और आगे बढ़ गया।
मेटा को जिफी का अधिग्रहण बेचने का आदेश मिला, क्योंकि ब्रिटिश कंपटीशन एंड मार्केट अथॉरिटी ने माना कि इस सौदे से प्रतिस्पर्धा और विज्ञापन बाजार प्रभावित हो सकता है। यूरोप में डेटा ट्रांसफर को लेकर मेटा पर भारी जीडीपीआर कार्रवाई हुई। यूरोपियन डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड की 2023 की बाध्यकारी कार्रवाई में प्रशासनिक जुर्माने और अनुपालन संबंधी आदेश का प्रावधान था। और अब बात करते हैं म्यांमार की। यहाँ फेसबुक की भूमिका पर मानव अधिकारों और हिंसा को लेकर बेहद गंभीर सवाल उठे। खुद फेसबुक ने बाद में म्यांमार में अपने प्लेटफॉर्म के मानवाधिकार प्रभाव का स्वतंत्र आकलन कराया। यानी दुनिया के कई हिस्सों में मेटा से सवाल पूछा गया है, आपके प्लेटफॉर्म पर क्या चल रहा है, आपका एल्गोरिदम क्या बढ़ा रहा है, आप डेटा का क्या कर रहे हैं, आपकी मॉडरेशन व्यवस्था किसे बचा रही है और किसे नुकसान पहुंचा रही है। अब भारत को भी यही सवाल पूछना चाहिए, और सवाल सिर्फ मेटा से नहीं, भारत सरकार से भी होना चाहिए, क्योंकि भारत में मेटा के शीर्ष अधिकारियों और राजनीतिक संबंधों को लेकर अतीत में विवाद उठते रहे हैं। पूर्व फेसबुक इंडिया पब्लिक पॉलिसी एग्जीक्यूटिव अंकी दास को लेकर 2020 में अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्टों में आरोप लगे थे कि भाजपा से जुड़े कुछ नेताओं की विवादित सामग्री पर फेसबुक के नियम लागू करने में कथित नरमी बरती गई। ये आरोप थे, सिद्ध तथ्य नहीं, और इन्हें उसी रूप में देखना चाहिए। वही सावधानी शिवनाथ ठुकराल और दूसरे अधिकारियों से जुड़े राजनीतिक संबंधों के दावों पर भी लागू होती है। और वर्तमान मेटा इंडिया प्रमुख अरुण श्रीवास्तव के बारे में भाजपा या आरएसएस की औपचारिक सदस्यता का कोई विश्वसनीय सार्वजनिक प्रमाण सामने नहीं आया है। लेकिन यह मुद्दा व्यक्ति नहीं है, मुद्दा सिस्टम है, क्योंकि सोशल मीडिया का पक्षपात हमेशा किसी सीईओ के फोन से जारी आदेश से पैदा नहीं होता। कभी वह एल्गोरिदम से पैदा होता है, कभी विज्ञापन प्रणाली से, कभी कर्मचारियों के फैसलों से, कभी सरकारी दबाव से, और कभी उस साधारण गणित से जिस कंटेंट पर गुस्सा, डर, नफरत और सनसनी ज्यादा हो, उससे ज्यादा एंगेजमेंट मिलता है, जिसका मतलब है कि शांत तथ्य पीछे छूट सकता है और उत्तेजना आगे निकल जाती है। यही डिजिटल राजनीति का असली खतरा है। राजनीतिक विज्ञापन में पैसा लगाने वाला व्यक्ति अपने संदेश को खास उम्र, इलाके, भाषा और रुचि वाले लोगों तक पहुंचा सकता है। यानी चुनाव सिर्फ मैदान में नहीं लड़े जा रहे, आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी लड़े जा रहे हैं। और भारत की भाषाई विविधता समस्या को और कठिन बनाती है। हिंदी, बंगाली, तमिल, मराठी, तेलुगु और स्थानीय बोलियों में व्यंग, जातिगत गाली, धार्मिक उकसावा, धमकी और सांप्रदायिक संकेतों को मशीन हमेशा उतनी बारीकी से नहीं समझ पाती जितना एक इंसान समझ सकता है। नतीजा, कभी नफरत बच जाती है, कभी आलोचना हट जाती है, कभी फर्जी खबर दौड़ती रहती है, और कभी किसी आम आदमी की शिकायत मॉडरेशन की मशीनरी में खो जाती है। तो अब जरा उस सवाल पर आइए जिसे पूछने से शायद प्रचारकों को सबसे ज्यादा तकलीफ होगी। प्रधानमंत्री का वीडियो गलती से हटता है तो सरकार एक्टिव, संसदीय समिति एक्टिव, मंत्रालय एक्टिव, मेटा का शीर्ष नेतृत्व एक्टिव। लेकिन किसी आम नागरिक को, किसी महिला को, किसी पत्रकार को, किसी दलित या अल्पसंख्यक को अगर उसे हजारों गालियां मिले, बलात्कार की धमकियां मिले, जान से मारने की धमकियां मिले, फर्जी वीडियो चले, क्या मेटा उतनी ही तेजी से सक्रिय होता है? यही असली कसौटी है। भारत सरकार का मेटा से जवाब मांगना गलत नहीं है। बाल एवं शोषण सामग्री पर कार्रवाई होना चाहिए, डीप फेक पर
कार्रवाई होना चाहिए। फर्जी विज्ञापनों पर कार्रवाई होना चाहिए। हिंसा और धमकियों पर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन यह लड़ाई सिर्फ प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा की लड़ाई नहीं हो सकती। यह 140 करोड़ भारतीयों की डिजिटल सुरक्षा की लड़ाई होना चाहिए। और यही प्रधानमंत्री की महाबली वाली कहानी थोड़ी कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि अगर दुनिया की एक विशाल कंपनी भारत के सामने सिर्फ इसलिए झुक रही है कि भारत उसका विशाल बाजार है, तो इसे किसी एक व्यक्ति की निजी विजय बताना भी बाजार की ताकत को व्यक्ति की ताकत में बदल देता है। और लोकतंत्र में इससे बड़ा खतरा क्या होगा? एक निजी विदेशी कंपनी हमारी सूचना व्यवस्था पर कितना प्रभाव रखे, उसके एल्गोरिदम तय करें कि हमें क्या दिखाई देगा, उसकी विज्ञापन प्रणाली तय करे कि किस राजनीतिक संदेश को कौन देखेगा, उसकी मॉडरेशन तय करे कि किसकी आवाज बचेगी और किसकी गायब हो जाएगी। और फिर हम तालियां बजाएं कि देखो, जुकरबर्ग मोदी से माफी मांग रहा है। नहीं साहब, मुद्दा यह नहीं कि जुकरबर्ग किसके सामने झुका, मुद्दा यह है कि भारत की डिजिटल संप्रभुता किसके हाथ में है। क्योंकि लोकतंत्र में नियम प्रधानमंत्री के वीडियो से शुरू होकर प्रधानमंत्री के वीडियो पर खत्म नहीं हो सकते। नियम हर भारतीय के लिए बराबर होने चाहिए। और अगर मेटा को भारत में कारोबार करना है, भारत से अरबों रुपए कमाने हैं, भारत के नागरिकों का डेटा और ध्यान उसकी अर्थव्यवस्था का ईंधन बनना है, तो फिर उसे भारत के प्रधानमंत्री से ही नहीं, भारत के आम नागरिक से भी जवाबदेह होना पड़ेगा। यही असली सवाल है। बाकी जुकरबर्ग की माफी को मोदी की महाबली छवि का तमगा बनाना है या भारत के नागरिकों के डिजिटल अधिकारों की लड़ाई बनाना है, फैसला आपका है। आपकी क्या राय है, कमेंट कर बताइएगा। और यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।